Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing Course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. Guys, अभी इस स्पेसिफिक मॉड्यूल में हम लोग फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर्स के बारे में समझ रहे हैं. अब फ्रीलांसर्स कंपनी तो होती नहीं है, राइट गाइज? तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होंगे, जो भी आपका क्लाइंट है, जैसे आपने किसी से काम ले लिया, ठीक है, आपने वर्क किसी से ले लिया, अब किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होंगे? किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से लॉयर से हमें बात करनी है, किन केसेस में हमें लॉयर्स और सीएस की हेल्प लेनी है. ऐसा मत समझो कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो इसका मतलब कोई लीगल जो है एग्रीमेंट नहीं होगा. लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन क्लाइंट और जो भी फ्रीलांसर्स है, उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है. म्यूचुअल जो भी म्यूचुअल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड एक लीगल एग्रीमेंट होता है और उसके हिसाब से फिर फर्दर आगे चीजें आप करते हो, काम डिलीवर करते हो, जो भी चीजें उसमें डिफाइंड होती हैं, जो भी चीजें आप दोनों लोग म्यूचुअली एग्री करते हो प्रोजेक्ट के लिए, वो आप करते हो. किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है एसईओ का प्रोजेक्ट हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल का प्रोजेक्ट और हो सकता है केवल एड्स रन करने का प्रोजेक्ट हो सकता है केवल फेसबुक एड्स रन करने का हो या गूगल एड्स केवल रन करने का. तो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है. तो अलग अलग प्रोजेक्ट के केसेस में जब आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हो उसमें अलग अलग काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट एग्रीमेंट्स होते हैं. तो अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए जा रहे हो, देखो एक फ्रीलांसिंग हो गई बहुत ही छोटी सी, बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊं. जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप गए, अगर आपने जो है बहुत ही छोटा सा अमाउंट लिया, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए आपने लिए किसी से, तो ये आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ही मंगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जहां पर बड़े जो है अमाउंट्स आने लगते हैं, जो है क्रॉस कंट्रीज अमाउंट्स आने लगते हैं, वहां पर आपके जो रोल है उसमें या जो आपका फ्रीलांसिंग का करियर है उसमें जीएसटी प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल. इसी के साथ साथ दूसरी भी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं. तो एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी जो बहुत सारी डिटेल है वो आपको किसी न किसी लॉयर से या किसी न किसी सीए से कंसल्ट करनी पड़ेंगी. इस फील्ड में भी क्या जो है फ्रीलांसिंग को लेकर इंडिया में रूल्स हैं, जीएसटी क्या है, किस तरीके से आप आईटीआर भरते हैं, ठीक है, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और किस तरीके से हमें फ्रीलांसिंग करनी है. तो प्रिकॉशंस की बात करेंगे हम लोग और सबसे पहले जिस चीज को डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली एग्रीमेंट. ठीक है, यहाँ पर आप देखो व्हेनेवर अ क्लाइंट आस्क्स फॉर अ वर्क यू प्रोबब्ली जस्ट गिव अ थम्स अप, यानी यू एग्रीज, ठीक है, आप एग्री कर जाते हो क्लाइंट के सामने कि हम आपका काम करेंगे एंड गेट गोइंग विद द डिलीवरिंग योर वर्क, और काम डिलीवर करना शुरू कर देते हो विदाउट टेकिंग द पेन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम हर. और यहाँ कोई कंपनी भी हो सकती है क्योंकि कंपनी हमेशा आपसे कहीं ज्यादा पावरफुल होती है. तो ऐसे में अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ क्लाइंट कौन कौन हो सकता है गाइस, क्लाइंट कोई इंडिविजुअल भी तो हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं हूं, मुझे आपसे केवल अपनी वेबसाइट बनवानी है, मुझे केवल ऐड रन करने हैं, तो मैं भी तो एक क्लाइंट हो सकता हूं. तो एक इंडिविजुअल हो सकता है यानी हिम हर, ठीक है. और दूसरी चीज एक कंपनी भी तो क्लाइंट आपकी हो सकती है, कंपनी को कुछ आपसे काम करवाना हो तो वो भी तो हो सकती है आपकी क्लाइंट, और आप यहाँ फ्रीलांसर हो. तो कंपनी हमेशा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है फ्रीलांसर के अगेंस्ट, ठीक है, कंपनी एक बड़ी एंटिटी है, ठीक है, कंपनी हमेशा फ्रीलांसर के सामने पावरफुल होती है. तो आपको ये देख के रखना है कि जो यहाँ पर आप एज अ फ्रीलांसर हो आपको किस टाइप के एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए, ठीक है, किस टाइप से आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे. बट एक बार अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि हम अगर फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं तो हम ऐसे ही फ्रीलांसिंग नहीं करेंगे, बड़े सारे टैक्स वाले सिस्टम को भी हमें समझना पड़ेगा, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, ये थोड़ी सी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है. तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टर्म्स ऑफ नॉन पेमेंट, ठीक है, नॉन पेमेंट किन केसेस में होगा, नो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क, ऐसे जो क्लॉज है वो आप मेंशन कर सकते हो. यो कंटेंट बीइंग स्टोलन, अगर आपका कंटेंट जो है वो जो है चोरी हो रहा है या आपने जो कंटेंट बनाया है उसको कोई बिना कॉपीराइट के यूज करे, तो ऐसे बड़े सारी चीजें जो हैं वो फ्रीलांसिंग में काउंट होती हैं. तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए. The several clauses that you must define and add in your agreement, ठीक है, as follows, but still help of lawyer is suggested. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप किसी न किसी लॉयर से या किसी न किसी ऐसे जो है प्रैक्टिसिंग सीए से बात करें जो इस डोमेन में यानी फ्रीलांसिंग के डोमेन में और अक्रॉस बॉर्डर्स जो है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी freelancer.com की, और इसी के साथ हम लोगों ने बात करी थी upwork.com की. तो गाइज यहाँ पर गाइज आप क्या कर रहे थे, आप अक्रॉस बॉर्डर्स भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर्स भी. तो इस केस में आप ऐसे सीए से कंसल्ट करें, ऐसे लॉयर से कंसल्ट करें जो बेसिकली इस फ्रीलांसिंग वाले डोमेन में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं.
बात करते हैं हम लोग बेसिक्स की, मतलब अब एग्रीमेंट में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेम ऑफ पार्टीज इंक्लूड होती है, मतलब क्लाइंट कौन है, फ्रीलांसर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो है फ्रीलांसर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो, क्लाइंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इनके जो रिस्पेक्टिव एड्रेसेस हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट में होती है, यानी कि सारे ही एग्रीमेंट्स में होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्क, वर्क बेसिस पे क्या क्या क्लॉज रहते हैं। क्लॉजेज रिलेटेड टू वर्क शुड इंक्लूड व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी डन बाय यू, क्या रहेगा, ठीक है, आखिर वर्क क्या रहेंगे, यानी टास्क क्या रहेंगे, काम क्या रहेंगे, दीज शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने एग्री किया कि हम आपके लिए एड्स रन करेंगे, व्हेन यू से एड्स रन करेंगे फेसबुक में, तो क्या ग्राफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फेसबुक में एड्स रन करने के लिए? बिल्कुल ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये जो ग्राफिक्स हैं कौन प्रोवाइड करेगा, क्या ये ग्राफिक्स क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है, अपने एंड से, या ये ग्राफिक्स जो है वो आपको खुद बनवाने पड़ेंगे अपने एंड पे? तो यहां पर ग्राफिक बनवाने की कॉस्ट होती है। तो अब आपको समझना है कि आपके जो एग्रीमेंट है, जो वर्क आपने डिसाइड किया, उसमें एड्स रन करना, अगर आपने बड़ा ब्रॉड चीज लिख दी और उसमें ये क्लॉज नहीं मेंशन किया या ये कंडीशन नहीं मेंशन करी कि आखिर ये जो ग्राफिक्स हैं ये कहां से आएंगे, ये हमें क्लाइंट देगा या मुझे अपने एंड पे जो है फ्रीलांसर को अपने एंड पे इनको अरेंज करना है। तो एड्स रन करने को तो आप एग्री हो गए, बट इन चीजों के लिए आप एग्री नहीं हुए, ठीक है, या इन चीजों को आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया। एग्री नहीं होना होगा कहेंगे हम लोग, बल्कि कहेंगे कि एड्स रन करेंगे हम लोग, ये चीज आपने वहां मेंशन कर दी और इसको नहीं किया, तो यहां पर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। क्लॉजेज रिलेटेड टू वर्क शुड इंक्लूड व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी डन बाय यू, यही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट इट इज लाइक हाउ मच ऑफ इट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट, किस तरीके से उसको यूज, टास्क एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द क्लाइंट एंड द फ्रीलांसर शुड बी मेंशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट के स्कोप से बाहर है या जो फ्रीलांसर के स्कोप से बाहर है, वो मेंशन होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये चीजें हमारे में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो वर्क कहने का मतलब, देखो बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हम सारे सिनेरियोज सारे केसेस यहाँ नहीं लिख सकते, बट आप जब शुरू करने जा रहे हो, आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हो, तो ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, इनके बारे में आप क्लियर होने चाहिए कि ऐसी भी चीजें होती हैं, हमें करना क्या है क्या नहीं करना है ये बात की बात है, बट ऐसी चीजें होती हैं, इनके बारे में आपको क्लियर होना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेड्यूल ऑफ पेमेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा कैसा मिलेगा पेमेंट्स में, हाउ मच एंड फॉर व्हाट वर्क, ठीक है। द मेथड, मेथड मतलब ऑनलाइन पे करेंगे, बैंक से पे करेंगे, किस तरीके से पे करेंगे, दैट, एंड ऑल्सो वेदर द फ्रीलांसर इज टू बी पेड ऑन आवर और वर्क बेसिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पेमेंट जो है वो आवरली बेसिस पे होगा, ठीक है, जैसे हो सकता है $20 पर आवर, आप लोगों ने देखा था ना वो freelancer.com पे, वो आवरली था, या आप टास्क बेस्ड हो सकता है कि भाई आप मेरे को ये वेबसाइट बना के दो, ठीक है, या आप मेरे ये 3 एड्स रन करके दो, वी विल गिव यू $50, ठीक है। तो वर्क बेस्ड होगा या आवरली बेस्ड होगा पेमेंट, ये भी डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, वर्क बेस्ड में एक और चीज आ जाती है, जैसे जब काम कोई शुरू होता है तो वो 0 से 100 की स्केल पे होता है, परसेंटेज वाइज अगर देखें, भाई कोई हमने काम शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल हमने वेबसाइट बनानी, पहले तो वेबसाइट नहीं बनेगी ना न्यू, उसके बाद जो है जब बननी शुरू होगी तो वो 30% पे पहुंचेगी, वो 50% पे पहुंचेगी, तो हम मान के चलेंगे अगर इसका फ्रंट एंड रेडी हो जाएगा देन इट विल बी 30%, ठीक है। 30% जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगा अगर इसका फ्रंट एंड जो है वो बन जाएगा। तो जैसे ही फ्रंट एंड बनता है यहाँ पर 30% पेमेंट जो है हमारा, वो जैसे ही यहाँ से रिलीज होता है फ्रंट एंड बनने के बाद, ठीक है, जैसे ही 30% पेमेंट रिलीज होता है हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप के माइलस्टोन वाइज भी चीजें सेट होती हैं कि भाई कुछ माइलस्टोन के बाद हम इतना पैसा रिलीज कर देंगे, कुछ माइलस्टोन के बाद हम इतना पैसा, तो ये इस तरीके से जो वर्क बेस्ड होता है, मतलब ये आवरली बेस्ड तो नहीं है, ये प्योरली वर्क बेस्ड है। तो वर्क बेस्ड में ही जो है सेगमेंट कर दिया जा सकता है या कर दिया जाना चाहिए, दोनों ही केसेस होते हैं, किस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, राइट। सो पेमेंट्स एक बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी एग्रीमेंट का, तो इस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इफ देर इज एनी अदर वेरिएबल टू बी कंसिडर्ड एंड हाउ शुड बी क्लियरली स्टेटेड, हाउ एडिशनल चार्जेस फॉर एडिशनल वर्क विल बी हैंडल्ड मस्ट ऑल्सो बी मेंशन टू अवॉइड डिस्प्यूट, ठीक है। जैसे मैंने बात करी अगर वेबसाइट की, तो मैं आपको वेबसाइट बना के दे दूंगा,
बट इन केस जो कंटेंट राइटिंग है वो कौन करेगा? तो अगर हमें कंटेंट राइटिंग करनी है देन वी विल चार्ज एक्स्ट्रा $50 फ्रॉम यू, और अगर आप दे दो तो इट्स ओके, जो मेरी वेबसाइट की कॉस्ट है वो $150 ही रहेगी, ये एक्स्ट्रा आपको चार्ज नहीं होगा अगर आप कंटेंट अपने एंड से दे देते हो। बट अगर आप कंटेंट हमसे बोल रहे हो कि आप ही कंटेंट बना दो, आप ही अपना कंटेंट जो है वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेंशन कर दो, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है इतना अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज आपकी तो बात हुई थी वेबसाइट क्या, वो बोलेंगे वेबसाइट में तो कंटेंट ऑलरेडी आ जाता है, तो इतने ही अमाउंट में आप करो। बट आप अगर कंटेंट बनवाओगे, कंटेंट राइटर को पकड़ोगे, ये सारी चीजें करोगे, तो आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, डेडलाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा टाइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, राइट। या जो टाइम है ना, ये बेसिकली मनी और टाइम जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है या प्रोपोर्शनली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर टाइम बढ़ रहा है, जैसे डेडलाइंस बढ़ रही हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी वो महंगा साबित हो रहा है क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, प्लस प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो डेडलाइंस भी आपको प्रॉपर सेट करनी है और एक बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 100% प्रोजेक्ट है, हमने मान लिया इसको 33%, 33%, 33%, इसकी एक डेट सेट कर दी, इसकी एक हमने डेट सेट कर दी, ठीक है, सेकेंड, और इसकी एक डेट सेट कर दी, थर्ड। द ड्यूरेशन एंड द डेडलाइन बाय विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय यू शुड बी गिवन क्लियरली, ठीक है। वो आप किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं फर्दर, वो मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ना हैम्पर हो। आगे बात करेंगे टर्मिनेशन की। एवरी कॉन्टेक्स्ट मस्ट कंटेन अ क्लॉज स्टेटिंग हाउ एंड व्हेन एन एग्रीमेंट विल बी टर्मिनेटेड। अ कैंसिलेशन क्लॉज शुड आल्सो बी ऑन इट स्टेटिंग इंस्टांसेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी स्टैंड कैंसिल्ड। वो कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल होगा ये भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो टर्मिनेशन को बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, अ क्लॉज स्टेटिंग दैट द वर्क एंड द इंफॉर्मेशन that you provide to the client would not be disclosed to any third party outside and also must not be mentioned anywhere else, ठीक है। तो जो आप काम प्रोवाइड करो, इसी तरीके से दोनों तरीके से होता है ये। फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट के जो डेटा है इन टर्म्स ऑफ एड्स, क्लाइंट की जो डेटा है इन टर्म्स ऑफ एड, वो कहीं आप शो नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे क्लाइंट्स, अगर हमने उनसे कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो क्या होगा, हम उनके आपको एड्स नहीं दिखा सकते, ठीक है। अगर हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है देन वो जो एड्स रन करवा रहे हैं हमसे, जो हम उनके लिए एड्स रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स हम उनके लिए रन कर रहे हैं, तो हम उन गूगल एड्स का जो है वो आपको डैशबोर्ड नहीं दिखा सकते, उनकी डेटा हम आपको नहीं दिखा सकते। इवन मैं अगर आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो इस कोर्स में भी जो मैंने आपको डैशबोर्ड्स दिखाए भी हैं, जो भी डेटा दिखाई है, वो उन क्लाइंट्स की नहीं है जो बेसिकली जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट साइन है। तो जिन लोगों के साथ हमारे एग्रीमेंट साइन है उनकी हम डेटा आपको नहीं दिखा सकते। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट होता है और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक पॉइंट है जो एग्रीमेंट में होता है, विच इज व्हेनेवर अ फ्रीलांसर एंड अ क्लाइंट हैव अ डिस्प्यूट विदाउट एनी एग्रीमेंट स्टेटिंग व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन, अ फ्रीलांसर ऑफन फॉल्स प्रे, ठीक है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वहां पर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशंस होंगी, ऐसा होता है तो ये कंडीशंस होंगी, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो अगर किसी भी तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक जो डिस्प्यूट है वो होता भी है और वो चीज का जो सोल्यूशन है वो नहीं है एग्रीमेंट में, या उसका तरीका नहीं है कि किस तरीके से ये चीज सॉल्व करी जाएगी, ऐसे केस में फ्रीलांसर ही फंसता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीलांसर ऑफन फॉल्स प्रे एज द क्लाइंट इज जनरली अ मच स्ट्रॉन्गर पार्टी एज इफ इट इज अ कंपनी। क्लाइंट हमेशा थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है अगर वो कंपनी है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। तो वो थोड़े से ज्यादा हमेशा जो है ऐसी सिचुएशंस होती हैं थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं व्हेन वी कंपेयर देम टू फ्रीलांसर। तो ऐसे केस में ये जरूरी है कि आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को बड़े ध्यान से देखें कि अगर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है या हो सकता है, इन दैट केस क्या चीजें लागू होंगी। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं टैक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था कि आपने काम कर दिया, ठीक है, चलो सारी चीजें हैं एग्रीमेंट के हिसाब से, काम भी हो गया, ठीक है, आपने डिलीवरेबल्स भी दे दिए अपने, ठीक है, डिलीवरी भी कर दी वर्क की, बट अमाउंट जो आपको मिलेगा वो कहाँ लोगे आप, ठीक है। अब आप फ्रीलांसर हो, आपकी कोई कंपनी तो है नहीं, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, वैसे रिकमेंडेड है इंडिया में, अगर आप काम कर रहे हो तो जीएसटी नंबर होना चाहिए।
एक आप जो है करंट अकाउंट किसी भी बैंक में ले सकते हो, तो वहां पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सेविंग्स बैंक में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो सेविंग्स बैंक वाले जो बैंक वाले हैं वो आपको कुछ नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि आप दोबारा जो है वो एनओसी अपनी कराओ, या दोबारा जो है आप अपना जो भी क्लाइंट का जो कस्टमर का बैंक के साथ टाई अप होता है उसको आप एक बार फिर से वेरीफाई कराओ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, फिर से आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एनओसी टाइप की करनी पड़ेंगी। तो वैसे तरीका ये नहीं होता है कि आप जो अमाउंट्स हैं अपने सारे वो सेविंग्स में मंगाओ, या जिसको हम बचत खाता बोलते हैं आप बचत खाता में बुलाओ, ये प्रोसेस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता आपको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जीएसटी इन्वॉल्व है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको किसी सीए या लॉयर से आपको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरीके के सीए या लॉयर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मैं ये फ्रीलांसिंग का काम शुरू करने जा रहा हूँ। वो एग्रीमेंट वाली बात तो बाद में आएगी जब कोई क्लाइंट मिलेगा, बट उससे पहले हमारे पेपर वर्क और ये सारी जो चीज़ें हैं, जीएसटी नंबर वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो गाइस आई बिलीव आपको बहुत सारी समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फ्रीलांसर्स वर्क्स ऑन स्पेसिफिक असाइनमेंट एंड रिसीव रिम्यूनरेशन दैट इज फीस फॉर द वर्क दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। वो किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं होते, तो वहाँ सैलरी वाला फंडामेंटल नहीं होता है, राइट। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग का जो इकोसिस्टम है डिजिटल मार्केटिंग में वो किस तरीके से काम करता है, वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। तो अगर आपको कोर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और इसके बाद भी आप किसी एक स्पेसिफिक चीज पे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन दैट केस जो है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और इन सारे क्लॉज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।